नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भाषा और उनके प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भाषा और उनके प्रकार से संबंधित कुल जितनी सारी जानकारियां हैं उसे अच्छे से प्राप्त कर पाइएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैंने भाषा को पढ़ाना इसलिए उचित समझा क्योंकि व्याकरण को समझने से पहले, व्याकरण को जानने से पहले आप लोगों को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, जब तक आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप नहीं जानिएगा कि भाषा क्या होती है, भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ है, तब तक आप लोगों को व्याकरण बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो में हम लोग भाषा और उनके प्रकार से संबंधित जो जानकारियां हैं उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, भाषा के परिभाषा में कहा जा रहा है वह साधन, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, भाषा का जो परिभाषा है उसमें कहा जा रहा है वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, आपने क्या समझा? आपने यह समझा कि वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है, उसे ही भाषा कहा जाता है। दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जो अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने गुणों को दूसरों के सामने बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। दोस्तों, मनुष्य द्वारा बोलकर और लिखकर प्रकट किए गए जो दोस्तों कथन होते हैं, उन्हीं कथनों को भाषा कहा जाता है। उन्हीं कथनों को, उन्हीं ध्वनियों को क्या कहा जाता है? उन्हीं कथनों को, उन्हीं ध्वनियों को भाषा कहा जाता है। भाषा के कारण ही वक्ता द्वारा बोले गए या फिर लिखने वाले जो दोस्तों लेखक होते हैं, उनके द्वारा जो दोस्तों लिखे गए बातें होते हैं, वो अगला जो व्यक्ति होता है वह समझ पाता है। अगर दोस्तों भाषा ना हो तो हम बिल्कुल भी वक्ता द्वारा बोले गए बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भाषा एक माध्यम होता है। भाषा एक संचरण का माध्यम होता है जिसकी सहायता से वक्ता द्वारा बोले गए बातों को श्रोता सुनकर समझ पाता है। अगर दोस्तों श्रोता बिल्कुल भी समझ नहीं पाता तो उसे हम बिल्कुल भी भाषा नहीं बोलते हैं। दोस्तों देखिए, बोलने के तो ऐसे बहुत सारे जीव बोलते हैं, बहुत सारे प्राणी बोलते हैं। दोस्तों, चूहा भी बोलता है, दोस्तों बंदर भी बोलता है, बाघ भी बोलता है, शेर भी बोलता है, बकरी भी बोलता है, कुत्ता भी बोलता है, लेकिन हम उनके भाषा को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। हम उनके द्वारा बोले गए कथन को बिल्कुल भी दोस्तों अच्छे से समझ नहीं पाते। जो कथन हमें समझ में नहीं आती, जिन कथनों को हम नहीं समझ पाते, तो दोस्तों उसे बिल्कुल भी भाषा नहीं कहा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर अगला कोई इंग्लिश बोल रहा है और आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश बिल्कुल भी भाषा नहीं है। दोस्तों, भाषा एक ऐसा प्रणाली होता है, भाषा एक ऐसा दोस्तों साधन होता है जिसमें साफ साफ और स्पष्ट शब्द बोले जाते हैं। साफ साफ और स्पष्ट दोस्तों ध्वनियाँ उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें
करें जानवरों की भाषा का, तो दोस्तों जानवर के जो भाषा होते हैं वो बिल्कुल भी साफ साफ और स्पष्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों इनके भाषाएं साफ साफ और स्पष्ट ना होने के कारण हम इनके द्वारा बोले गए जो बातें होते हैं उनको हम भाषा के रूप में नहीं रखते हैं। हम उनको किस रूप में नहीं रखते हैं? तो दोस्तों हम उनको भाषा के रूप में नहीं रखते हैं। जितने सारे जीव जंतु होते हैं, ठीक है, मनुष्य प्राणी को छोड़कर इस संसार के जितने सारे दोस्तों जीव प्राणी होते हैं, जितने सारे पक्षी होते हैं, उनके भाषाओं को दोस्तों हम बिल्कुल भी भाषा के श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि उन जीवों के द्वारा बोले गए जो दोस्तों बातें होते हैं, उनके द्वारा निकाली गई जो ध्वनियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी सुस्पष्ट नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम उनको बिल्कुल भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मनुष्यों का, तो दोस्तों मनुष्य जो भी दोस्तों भाषा उत्पन्न करता है उसमें साफ साफ और शुद्ध शुद्ध दोस्तों कथन होते हैं। हालांकि हम उन कथनों को समझ नहीं पाते, हम उनके द्वारा बोले गए जो बातें होते हैं उन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन बातों को समझा ना जाए। दोस्तों उन बातों को समझा जा सकता है। जो भी व्यक्ति उनके द्वारा बोले गए भाषा को समझता है वो व्यक्ति उस भाषा को अच्छे से समझ सकता है। इसलिए हम लोग व्यक्तियों द्वारा यानी कि मनुष्यों द्वारा बोले गए बातों को, बोले गए दोस्तों जो कथन होते हैं उनको हम भाषा बोलेंगे। तो आपने दोस्तों भाषा में क्या जाना? आपने भाषा में ये जाना कि भाषा एक साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति रहता है, अगर वह दुख में हो या सुख में हो, तो दोस्तों जब वो बोलता है या फिर जब वह दोस्तों लिखता है तो हम समझ पाते हैं कि अगला जो पर्सन है, अगला जो व्यक्ति है वो हमसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति खुश है और वो मुस्कुरा रहा है तो दोस्तों हम समझते हैं कि हाँ अगला जो व्यक्ति है वो खुश है। हम उसके संकेत से समझ जाते हैं, यानी कि जब अगला व्यक्ति मुस्कुराता है या फिर अगला व्यक्ति हंसता है तो दोस्तों हम उसके द्वारा हंसे गए संकेत से हम यह जान पाते हैं कि अगला व्यक्ति खुश है। लेकिन वह व्यक्ति खुश क्यों है, खुश होने का कारण क्या है, हम उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। दोस्तों इसे समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब वह व्यक्ति बोलकर या लिखकर अपने खुशी का कारण बताता है तो दोस्तों हम लोग उसी को भाषा बोलेंगे, ना कि दोस्तों उसके मुस्कुराए गए संकेत को बोलेंगे। संकेत को बिल्कुल भी भाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों संकेत का जो सीमा होता है वो दोस्तों एक निश्चित सीमा तक ही सीमित रहता है, लेकिन भाषा का जो सीमा होता है वो दोस्तों एक निश्चित सीमा तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रहता। इसलिए दोस्तों हम लोग भाषा में आने वाले जो मौखिक स्वरूप हैं अर्थात बोले जाने वाले जो स्वरूप हैं और लिखे जाने वाले जो स्वरूप हैं, उन दोनों स्वरूपों को भाषा के अंतर्गत रखते हैं। इन्हीं दोनों स्वरूपों के आधार पर हमारे जो भाषाएं हैं वो दोस्तों पृथक हुए हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि आज से कई साल पहले, आज से कई वर्ष पहले जो पहले के मनुष्य होते थे, जो पहले के आदि काल के मनुष्य होते थे, जो आदिमानव होते थे, वो दोस्तों बिल्कुल भी लिखना नहीं जानते थे। अर्थात उस समय बिल्कुल भी लेखन शैली की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय बिल्कुल भी किसी भी लिपि की शुरुआत नहीं हुई थी। जब दोस्तों किसी लिपि की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय के लोग, उस समय के आदिमानव लोग जब बिल्कुल भी लिखना नहीं जानते थे और बोलना नहीं जानते थे, तो दोस्तों उस समय वो संकेतों में ही बात किया करते थे, जिस प्रकार से एक जीव जंतु संकेत में बातें करते हैं। दोस्तों अगर आप पक्षियों को देखें, अगर आप कुत्तों को देखें या फिर अगर आप किसी अन्य जानवर को देखें, तो दोस्तों ये जानवर संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं।
दोस्तों वो क्या करते हैं कि अपने पूंछ को हिलाते हैं, या फिर दोस्तों अपने पैर को हिलाते हैं, या फिर दोस्तों अपने मूड़ी को हिलाते हैं, या फिर दोस्तों अपने जीभ को निकाल कर दोस्तों अगला को बताते हैं, यानी कि कुछ उन्हें संकेत देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से जो पहले के लोग होते थे, पहले के आदिकाल के जो आदिमानव लोग होते थे, वो दोस्तों संकेतों के माध्यम से ही एक दूसरे से बातचीत करते थे। अपने भावों को, अपने विचारों को संकेत के माध्यम से ही दूसरे तक पहुंचा पाते थे, अर्थात दूसरे आदिमानव लोगों के पास पहुंचा पाते थे। लेकिन दोस्तों संकेत से बिल्कुल भी जो समस्या का समाधान था वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। संकेत के माध्यम से आदिकाल के जो आदिमानव लोग होते थे वो दोस्तों बिल्कुल भी एक दूसरे के भाव को अच्छे से समझ नहीं पाते थे, जिसके कारण दोस्तों उन्हें कई प्रकार की जो परेशानियां होती थी उनका सामना करना पड़ जाता था। दोस्तों धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ जब उनका कंठ खुलना शुरू हुआ, देखिए दोस्तों जब तक एक माँ, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, जब तक एक माँ अपने बच्चे को बचपन से ही बोलना नहीं सिखाएगी वह बच्चा बिल्कुल भी आगे चलकर बोल नहीं पाएगा। दोस्तों यह बात 100% सत्य है, आप भी जानते होंगे। दोस्तों अगर आज आप नरेटा फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं तो दोस्तों इसका मेन कारण है कौन? तो दोस्तों इसका मेन कारण है आपकी माँ। जब दोस्तों आप बच्चे रहे होंगे, जब हम भी बच्चे रहे होंगे, तो उस समय हमारी माँ ने हमें बोलना सिखाया होगा, हमारे पिता ने हमें बोलना सिखाया होगा। दोस्तों जब माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, उसे दोस्तों बोलने का प्रयत्न करना सिखाती है, तो उस समय बच्चे का जो कंठ होता है वो दोस्तों खुल जाता है। बच्चा धीरे धीरे शब्दों को समझता है, बच्चा धीरे धीरे भाषा को समझने लग जाता है और वह भी दोस्तों बोलना शुरू कर देता है। अगर किसी बच्चे से बात ना किया जाए, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी बोलने की आदत ना लगाया जाए, बिल्कुल भी दोस्तों उसे बोलना ना सिखाया जाए, तो दोस्तों वह बच्चा बोलने के साथ भी गूंगा रह जाएगा। जब वह बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों बड़ा जब हो जाएगा तो उस समय भी वह बिल्कुल भी अच्छे से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि बचपन में उसका जो कंठ होता है वो खुला होता ही नहीं है। तो दोस्तों कंठ खुले ना होने के कारण ही जो दोस्तों व्यक्ति होते हैं, कौन से व्यक्ति? तो दोस्तों जंगल के व्यक्ति। आपने अक्सर मूवी में देखा होगा टार्जन, ठीक है, आपने टार्जन मूवी देखा होगा। दोस्तों जो टार्जन होता है वो क्या करता है? वो दोस्तों संकेत के माध्यम से ही बोलता है, या फिर आ ओ करके बोलता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसके पास बोलने की क्षमता नहीं है, दोस्तों उसके पास भी बोलने की क्षमता है, लेकिन बचपन से ही उसकी माँ ने उसे बोलना नहीं सिखाया है, बल्कि दोस्तों उसे संकेत के माध्यम से ही बात करना सिखाया है। इसलिए जो आदिमानव लोग होते हैं वो दोस्तों संकेतों के माध्यम से ही या फिर जानवर बोली के माध्यम से ही बोलना शुरू करते हैं और अपने भावों, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे जब समय बदलता गया, धीरे धीरे जब लोग बोलना शुरू कर दिए, तो दोस्तों उसके बाद लेखन शैली की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? तो दोस्तों लेखन शैली की शुरुआत हुई। दोस्तों मौखिक भाषा से लिखित भाषा तक आने में कई वर्षों का समय लगा था। ये कोई 1-2 दिन का समय नहीं है। मौखिक भाषा से लिखित भाषा तक आने में कई सालों का समय लगा था। कई सालों के बाद लिखित भाषा का दोस्तों निर्माण हुआ था, यानी कि उस समय अब दोस्तों जो व्यक्ति होते थे, जो मनुष्य होते थे, वो अपने भावों को, वो अपने विचारों को, वो अपने दोस्तों गुणों को लिख कर भी दूसरे लोगों के सामने प्रकट कर सकते थे। तो दोस्तों जब इस भाषा का निर्माण हो गया, जब इस लेखन शैली का निर्माण हो गया, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में, इस प्रकार से दोस्तों हमारे साहित्य में एक नई भाषा का निर्माण हुआ, जिसे लिखित भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों
लिखित भाषा कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा का निर्माण कैसे हुआ है और किसके आधार पर भाषा के प्रकार हुए हैं। तो दोस्तों बोलने और लिखने के आधार पर भाषा के प्रकार हुए हैं, जिसमें पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले सबसे पहले हम यह जानते हैं दोस्तों कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, देखिए नीचे है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा। नीचे है भाषा शब्द भाष, यहाँ पर समझिएगा आप लोग, कहा जा रहा है दोस्तों भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाषण या बोलना। कोई यदि आपसे पूछे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो दोस्तों आप बताना भाषा शब्द की उत्पत्ति एक संस्कृत धातु अर्थात एक संस्कृत शब्द भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भाषण या बोलना। ठीक है, आप समझ गए। आगे है मनुष्य अपने मन के भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है अर्थात प्रकट करता है। मनुष्य संकेतों के द्वारा भी अपने मन के विचार प्रकट करता है। दोस्तों आप लोग भी संकेत के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको दोस्तों बोलते बोलते जब आपका मुंह दुखा जाता है या फिर आपके शरीर में बोलने की शक्ति नहीं रहती है, तो दोस्तों आप संकेत के माध्यम से ही अगले को समझाते हैं। कभी कभी जब आपको बोलने की शक्ति नहीं रहती है, कभी कभी जब आपका मन थक जाता है, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, या फिर जब आप बीमार रहते हैं, तो दोस्तों उस स्थिति में आप अपने भावों को, आप अपने विचारों को, आप अपने कष्टों को संकेत के माध्यम से ही लोगों को समझाते हैं। दोस्तों आप आँख के माध्यम से, आप उंगलियों के इशारों से, या फिर आप मुड़ी के माध्यम से, आप अपने पलकों के माध्यम से अपने भावों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जो व्यक्ति आपके भावों को समझ जाता है वो दोस्तों आपके भावों को समझकर आपके द्वारा कहे गए बातों को दोस्तों वो मान लेता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ कि सांकेतिक जो भाषा होती है, देखिए जो भी भाषा संकेत रूप में दोस्तों व्यक्त की जाती है, जो भी भाषा संकेत रूप में व्यक्त की जाती है, उसे बिल्कुल भी भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया दोस्तों कि सांकेतिक भाषा का जो दोस्तों विस्तार है वो सीमित है, वो बिल्कुल भी दोस्तों असीमित नहीं है। इसलिए दोस्तों इस भाषा को बिल्कुल भी भाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। दोस्तों इसका उपयोग केवल और केवल कुछ दोस्तों स्थितियों में ही होता है, अन्यथा सभी स्थितियों में सांकेतिक भाषा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता। आजकल के जो लड़के हैं वो लड़कियों को पटाने के लिए इस भाषा का उपयोग करते हैं। दोस्तों नैन मटक्का से, आँख के इशारे से, ओठ के इशारे से, बालों के इशारे से, हाथ के इशारे से, मुड़ी के इशारे से, पैर के इशारे से एक से इशारा मारते हैं। किसको? तो लड़कियों को। लड़कियों को पटाने के लिए जो आजकल के लड़के होते हैं वो दोस्तों एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे सांकेतिक भाषा फेंकते हैं कि लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि अगला जो पर्सन है वो हमसे कहना क्या चाहता है। लड़की भी एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे सांकेतिक भाषा फेंकती है कि लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि अगला हमें बुला रहा है कि अगला हमें भगा रहा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सांकेतिक भाषा का उपयोग कुछ ही स्थितियों में किया जाता है, जहां पर बिल्कुल भी आवाज अगर उत्पन्न ना करना हो, जहां पर दोस्तों बिल्कुल भी ना बोलना हो, वहां पर सांकेतिक भाषा का ही यूज किया जाता है। लड़की के बगल में भाई है या फिर लड़की के बगल में उसका बाप है, तो दोस्तों आप लड़की से कैसे बात कीजिएगा? आप लड़की से इशारे से ही ना बात कीजिएगा।
या कभी भी अगर मार्केट में या फिर मंदिर में या फिर कई अन्य जगह दोस्तों जब आपकी गर्लफ्रेंड मिलती है या फिर जब आपको कोई नई लड़की मिलती है, जब आप उसे पटाना चाहते हैं तो दोस्तों आप डायरेक्ट थोड़ी ना जाकर उससे बात करते हैं। डायरेक्ट किसी भी लड़के में हिम्मत नहीं होती कि वह लड़की के पास जाकर बात कर सके। वो क्या करता है कि संकेत के माध्यम से ही अपना दोस्तों जो प्रयास है, अपना जो मेहनत है वो दोस्तों शुरू करता है। ठीक है, तो इस भाषा को क्या बोलते हैं? इस भाषा को सांकेतिक भाषा बोलते हैं। दोस्तों जो पुलिस होते हैं, जो फोर्स होते हैं, जब दोस्तों वो दुश्मन के घर में जाते हैं मारने के लिए या फिर किसी चोर को पकड़ने के लिए, तो वहां पर सांकेतिक भाषा का ही यूज किया जाता है। यानी कि जो फोर्स होते हैं, जो दोस्तों जवान होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वो एक दूसरे से सांकेतिक भाषा के रूप में ही बातें करते हैं। ठीक है, ताकि चोर को बिल्कुल भी पता ना चले कि हमारे घर में या फिर हमारे क्षेत्र में कोई घुसा है। अगर कोई चोर किसी के घर में घुसता है चोरी करने के लिए, तो दोस्तों चोर भी एक दूसरे से सांकेतिक भाषा से ही क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, ताकि उस घर में रहने वाले जो परिवार हैं, जो परिवार के सदस्य लोग हैं, उन्हें बिल्कुल भी चोर की भनक ना पड़ सके। ठीक है, तो दोस्तों आपने समझ पाया कि सांकेतिक भाषा क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने अक्सर देखा होगा जब आप दोस्तों सड़क पर जाते होंगे तो दोस्तों आपने सड़क पर सिग्नल देखा होगा। दोस्तों सिग्नल के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें किस ओर जाना है और कब जाना है और कब जाना नहीं है। तो दोस्तों उस भाषा को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? उस भाषा को भी हम लोग सांकेतिक भाषा बोल सकते हैं। जहां पर भी दोस्तों कोई चीज खतरनाक होता है, जहां पर भी खतरा होता है, वहां पर दोस्तों इंडिकेट दे दिया जाता है। किसका? तो दोस्तों जो नहीं होता है पसली उसली, ठीक है, जो कंकाल होता है, मुड़ी मानव का जो कंकाल होता है, उसका दोस्तों प्रतीक वहां पर दे दिया जाता है और नीचे लिख दिया जाता है खतरा। तो दोस्तों यह भी क्या है? एक भाषा है। कौन सी भाषा? तो दोस्तों सांकेतिक भाषा। उससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर खतरा है। दोस्तों ट्रेन में चलाने वाला जो ड्राइवर होता है और जो रेलवे स्टेशन मास्टर होते हैं, वो दोस्तों क्या करते हैं? एक दूसरे से सांकेतिक भाषा से ही बात करते हैं। किसके माध्यम से? तो दोस्तों हरी झंडी या फिर लाल झंडी या फिर पीले झंडी के माध्यम से। जो जैसा सिचुएशन होता है उसके आधार पर रेलवे स्टेशन के जो मास्टर होते हैं वो ट्रेन के ड्राइवर से बात कर लेते हैं। वो दोस्तों अपने भाषा को एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। तो दोस्तों इस भाषा को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस भाषा को सांकेतिक भाषा बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको बिल्कुल भी सांकेतिक भाषा को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए अब हम चलते हैं कौन से भाषा में? तो दोस्तों मौखिक भाषा में। ठीक है, देखिए नीचे क्या कहा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर है वह मन की प्रसन्नता को मुस्कुराकर, हंसकर और ठहाके लगाकर प्रकट कर सकता है। वह अपने दुखों अथवा कष्टों को मुख के हाव भावों से प्रकट करता है, परंतु वह प्रसन्नता अथवा दुख के कारण को संकेत के द्वारा नहीं बता सकता। दोस्तों सांकेतिक भाषा में जब आप दोस्तों खुश होते हैं या फिर जब आप दुखी होते हैं, तो दोस्तों आप अपने सुख होने का कारण और अपने दुख होने का कारण अर्थात दुखित होने के कारण को बिल्कुल भी सांकेतिक भाषा से दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस भाषा को हम लोग बिल्कुल भी भाषा के श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग भाषा के रूप में। दोस्तों मौखिक भाषा को ही कथित भाषा कहा जाता है। मौखिक भाषा को क्या कहा जाता है दोस्तों? मौखिक भाषा को ही कथित भाषा कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा कहने वाला होता है। पंडित जी अगर बोलकर पूजा कराते हैं, अगर कोई नेता भाषण देता है, अगर कोई अध्यापक बोलकर बच्चों को पढ़ाता है, अगर कोई भी शिक्षा देने वाला कोई पुरुष अगर बोलकर किसी को शिक्षा देता है, तो दोस्तों ये सभी भाषाएं मौखिक रूप में ही जानी जाती है। ये सभी के सभी भाषाएं किस रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों
मौखिक रूप में ही जानी जाती है। ठीक है, अगर आप कोई सॉन्ग भी सुनते हैं या फिर अगर आप कोई दोस्तों कहानी भी सुनते हैं, अगर आप कोई फिल्म भी देखते हैं, तो दोस्तों उसमें जब बोली जाने वाली भाषाओं का प्रयोग होता है तो दोस्तों उन भाषाओं को ही मौखिक भाषा कहा जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है बोली जाने वाली भाषा। कौन सी भाषा? तो बोली जाने वाली भाषा। बोली जाने वाली भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कहा जा रहा है भाषा के जिस रूप से, कहा जा रहा है भाषा के जिस रूप से, यहाँ पर हम कर देते हैं ऊपर, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक अथवा कथित भाषा कहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, जैसे मैं शिक्षक का पढ़ाना, दोस्तों मैंने जस्ट अभी आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिया। अगर कोई अध्यापक अपने बच्चों को बोलकर पढ़ा रहा है तो यह भाषा कौन सी कहलाएगी? तो दोस्तों यह भाषा मौखिक भाषा कहलाएगी। अगला है परस्पर वार्तालाप। अगर दोस्तों आप लोग अपने में बातचीत किसी चीज को लेकर कर रहे हैं तो दोस्तों यह भाषा कौन सी हो जाएगी? तो दोस्तों यह भाषा मौखिक हो जाएगी। अंत्याक्षरी करना, अंत्याक्षरी मतलब खेलना होता है ना, गाना का अंत्याक्षरी होता है या फिर दोस्तों वर्ड्स का अंत्याक्षरी होता है, तो ये सब भाषाएं मौखिक भाषा कहलाती है। फोन पर वार्तालाप करना, जब आप फोन पर किसी से बात करते हैं और बात करने के क्रम में जब आप बोलते हैं तो दोस्तों यह भाषा ही मौखिक भाषा कहलाती है। कविता पाठ आदि ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए अब हमें मौखिक भाषा से संबंधित जो मेन पॉइंट हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। नीचे है, यहाँ पर देख सकते हैं, मौखिक भाषा सरल रूप में सीखी जा सकती है। इसके द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती है। दोस्तों मौखिक भाषा के द्वारा कम समय में अधिक बातें की जा सकती है और लिखित भाषा में अधिक समय में कम बातें की जा सकती है। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होता है। आगे है, इसके प्रयोग से धन व समय की बचत होती है किंतु यह भाषा का अस्थायी रूप है। भाषा का अस्थायी रूप इसलिए है क्योंकि दोस्तों जब आप कोई बात किसी को बोलते हैं तो दोस्तों यह बात बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहती। बोले गए जो बात होता है यानी कि किसी के द्वारा बोला गया जो बात होता है वह दोस्तों ज़्यादा समय तक बिल्कुल भी सुनने वाले लोगों द्वारा याद नहीं रहता। जब दोस्तों सुनने वाले व्यक्तियों के द्वारा कहने वाले व्यक्तियों के बात बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं तो दोस्तों यह भाषा असुरक्षित हो जाती है, अर्थात यह भाषा बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पाती है बल्कि लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। दोस्तों यदि आज हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, यदि आज हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, यदि आज हम बहुत ही पहले और पुराने समय के बातों को अध्ययन कर पा रहे हैं, इतिहास के जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन कर पा रहे हैं, हमारे जो प्राचीन काल में होने वाले कुल जितने सारे दोस्तों घटना हैं उनके बारे में अगर हम अध्ययन कर पा रहे हैं तो दोस्तों ये सब के सब लिखित भाषा का ही देन है। लिखित भाषा के कारण ही ये सभी भाषाएं क्या है? ये सभी के सभी भाषाएं सुरक्षित है जिनका अध्ययन आज हम कर रहे हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी दोस्तों इस भाषा का अर्थात लिखित भाषा के कारण ही इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर पाएगी। आप विज्ञान सीखिए, मैथ सीखिए, हिंदी सीखिए, भूगोल सीखिए, कोई भी चीज़ आप सीखिए, वेद पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, महाभारत पढ़िए या दोस्तों आप गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, ये सभी भाषाएं जो हैं ये सभी के सभी भाषाएं लिखित भाषाओं के कारण ही सुरक्षित हैं। अगर दोस्तों लिखित भाषा ना होता तो बिल्कुल भी दोस्तों जो दोस्तों कुरान में लिखी गई जो उर्दू भाषा है, हमारे वेद और ग्रंथ में लिखी गई जो संस्कृत भाषा है, हमारे हिंदी साहित्य में लिखी गई जो हिंदी भाषा है, वो बिल्कुल भी अपने अस्तित्व में नहीं रह पाती
बल्कि ये सभी के सभी विलुप्त हो जाती। दोस्तों लिखित भाषा के कारण ही आज हमें वेदों का, ग्रंथों का, बड़े बड़े पुराणों का अध्ययन कर पाते हैं। जो दोस्तों पवित्र ग्रंथ हैं उनको हमें पढ़ पाते हैं। जो दोस्तों देवी देवता के चालीसा हैं, जो मंत्र हैं, उनका अध्ययन कर पाते हैं। अगर दोस्तों लिखित भाषा ना होता तो हमें इनका अध्ययन बिल्कुल भी कर नहीं पाते। दोस्तों आज आधुनिक समय में एक से बढ़कर एक जो बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, बड़े बड़े जो इमारत बन रहे हैं, बड़े बड़े दोस्तों जो फैक्ट्रियां बन रहे हैं, बड़े बड़े जो वाहन के साधन बन रहे हैं, यथार्थ यातायात के साधन बन रहे हैं, तो दोस्तों इनको बनाने के लिए इनकी पढ़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, इन सभी उपकरणों को बनाने के लिए एक पढ़ाई होती है। पढ़ाई के माध्यम से ही अर्थात शिक्षा के माध्यम से ही जो नई पीढ़ियां होती हैं वो दोस्तों नई नई वाहन बना पाती है, नए नए घर बना पाती है। जो डॉक्टर होते हैं वो दोस्तों लोगों का उपचार कर पाते हैं। देखिए जो लोग सीख चुके हैं वो लोग बिल्कुल भी इस धरती पर लंबे समय तक तो जीवित नहीं रहेंगे, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल तो नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों उनके द्वारा सर्च किए गए जो प्रणालियां हैं, जो घटना है, जो नियम है, जो दोस्तों बड़े बड़े लॉ हैं, उन्हें हम पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज हमारा संविधान सुरक्षित है तो किसके कारण? लिखित भाषा के कारण। आज हमारा वेद सुरक्षित है तो किसके कारण? तो दोस्तों लिखित भाषा के कारण। आज हमारा दोस्तों समाज सुरक्षित है तो किसके कारण? तो दोस्तों लिखित भाषा के कारण। आज एक से बढ़कर एक रोगों का उपचार हो रहा है तो किसके कारण? तो दोस्तों लिखित भाषा के कारण है। दोस्तों हर एक रोग का उपचार वैज्ञानिकों द्वारा हो चुका है। जो वैज्ञानिक हैं, जो दोस्तों बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े दोस्तों जो साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा खोज हो चुका है। उन्होंने सर्च के आधार पर खोजे गए विचारों को एक किताब में नोट किया है, एक दोस्तों पुस्तक में नोट किया है, जिस पुस्तक को पढ़कर स्टूडेंट आज एक से बढ़कर एक बड़े बड़े डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन पाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप लिखित भाषा को भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए देखिए नीचे क्या है। नीचे दोस्तों इसका परिभाषा है। परिभाषा में दोस्तों कहा जा रहा है भाषा के जिस रूप में, ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों, मेरा मन ठीक नहीं है दोस्तों, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, हमको सर्दी हुआ है इसलिए मेरा जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी साफ साफ बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिख कर या पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। दोस्तों मैंने इस पीडीएफ में जो भी लिखा है वो मैंने सही सही और साफ साफ लिखा है। दोस्तों इसमें मैंने जो भी परिभाषा लिया है भाषा से संबंधित, ऐसा परिभाषा आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाकर लिंक को क्लिक कर इस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। आप लोगों को एक भी पैसा नहीं देना है इस पीडीएफ के लिए। यह पीडीएफ दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, अर्थात फ्री है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल में शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखना। दोस्तों जब शिक्षक, जब अध्यापक श्याम पट पर लिखकर किसी चीज को समझाते हैं तो वह भाषा ही लिखित भाषा हो जाती है। समाचार पत्र पत्रिकाएं, जब लोग समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते कब है? जब उसमें लिखा होगा। भैया अगर लिखा नहीं होता तो वो पढ़ते हैं? बताइए, आज जब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है, आगे है छात्रों द्वारा पत्र लिखना, कहानी लिखना, फैक्ट्स आदि कौन सी भाषा है दोस्तों? तो ये सभी के सभी लिखित भाषा हैं। ठीक है, आइए मेन पॉइंट है दोस्तों नीचे लिखित भाषा से संबंधित जो पॉइंट है उसे जानते हैं।
यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है दोस्तों, लिखित भाषा प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। लिखित भाषा किस तरीके से सीखी जाती है? तो दोस्तों प्रयत्न पूर्वक सीखी जाती है। देखिए, अगर आपको हिंदी सीखना है तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को वर्णों को जानना होगा। हिंदी के जो वर्ण होते हैं, हिंदी के जो वर्णमालाएं होते हैं, उनके बारे में आपको जानना होगा, तब जाकर आप हिंदी को सीख सकते हैं। दोस्तों आपको अगर हिंदी लिखना होगा, तब हिंदी लिखना होगा तो आपको वर्ण, वर्णमाला और व्याकरण से संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों और जितने सारे भाग हैं उनको आपको जानना होगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, तब जाकर आप हिंदी भाषा को लिख सकते हैं। उर्दू का भी व्याकरण है, अंग्रेजी का भी व्याकरण है दोस्तों, जो पंजाबी भाषा है उसका भी व्याकरण है। दोस्तों पंजाबी भाषा दोस्तों बोली हो जाएगा, इसको हम बोली में रखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे बिहार क्षेत्र का है भोजपुरी बोली। देखिए बोली का मतलब क्या हुआ? बोली का मतलब हुआ आम बोलचाल की भाषा। दोस्तों जब आप आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जब आप घरेलू भाषा का प्रयोग करते हैं, जब आपके क्षेत्र या प्रांत में जो भाषा उपयोग में लाई जाती है, तो दोस्तों वही भाषा बोली के रूप में जानी जाती है। जैसे सपोज डेट दोस्तों हमने हिंदी में कहा मैंने एक कलम रखी है, ठीक है, मैंने एक कलम रखी है, तो दोस्तों यह हो गया हिंदी भाषा, जो कि हर एक क्षेत्र में बोला जाता है, अर्थात इस भाषा को हर एक राज्य, हर एक देश में बोला जाता है। देखिए हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है ना जो हर एक जगह ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमें इसी भाषा को, जब हमें इसी वाक्य को इस तरीके से बोलें, एगो पेन हमू रखले बानी, ठीक है, एगो पेन हमू रखले बानी, तो दोस्तों यह कौन सी भाषा हो गया? तो दोस्तों यह जो भाषा है वो हो गया भोजपुरी। अर्थात यही भाषा क्या कहलाएगा? यही भाषा बोली कहलाएगा, क्योंकि यह आम बोलचाल की भाषा है, यह हमारे क्षेत्र की भाषा है, यह हमारे प्रांत की भाषा है। इसलिए दोस्तों इस भाषा को हम लोग बोली के रूप में जानेंगे। पंजाब की बोली पंजाबी होती है, मराठ का बोली अर्थात दोस्तों जो मराठी लोग होते हैं वो दोस्तों मराठी भाषा बोलते हैं, जो मैथिली लोग होते हैं वो मैथिली भाषा बोलते हैं। अर्थात देखिए एक गांव में एक दोस्तों छोटा मोटा प्रांत में बोली जाने वाली जो भाषाएं होती हैं उन्हीं भाषाओं को बोली कहा जाता है, ठीक है। आप बोली को समझ गए दोस्तों। जब आप बोलते हैं ना तो बोलने के क्रम में ध्वनि उत्पन्न होती है। बोलने के क्रम में क्या उत्पन्न होती है? तो दोस्तों बोलने के क्रम में ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है यहाँ पर भाषा का लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने इसके बारे में आपको बताया, ठीक है, तथा लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। आगे है सांकेतिक भाषा, जिसके बारे में आप लोगों ने जान लिया है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, संकेतों अथवा इशारों द्वारा मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, गार्ड द्वारा हरी झंडी हिलाकर गाड़ी चलाने का संकेत आदि सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आगे है, आगे दोस्तों कुछ नोट पॉइंट है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के, कहा जा रहा है नीचे, सांकेतिक भाषा का प्रयोग सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए दोस्तों मौखिक और लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला भाग है दोस्तों, हमेशा संकेतों के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों को नहीं समझा सकते। इसके लिए हमें भाषा के लिखित अथवा मौखिक रूप का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी कारण भाषा के श्रेणी में लिखित और मौखिक भाषा को रखा गया है। यही दोस्तों आगे होगा। देखिए
कहा जा रहा है ना। इसी कारण सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है। कोई पूछेगा अगर आपसे कि भाषा के कितने रूप हैं अर्थात भाषा के कितने विभाग हैं, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आप बोलना भाषा के केवल 2 विभाग हैं, जिनमें पहला है कौन? तो दोस्तों मौखिक और दूसरा है लिखित। तीसरा जो सांकेतिक है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे है विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, प्रत्येक देश की अलग भाषा होती है। कुछ देशों में दोस्तों हिंदी बोली जाती है और कुछ देशों में फ्रेंच बोली जाती है, कुछ देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, तो कुछ देशों में अन्य भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे है इसके माध्यम से वे अपने भाव तथा विचार दूसरे देश के नागरिकों के सामने व्यक्त करते हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, हिंदी, चीनी, स्पेनिश आदि भाषाएं अलग अलग देशों में बोली जाती है। विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रथम, दोस्तों याद रखिएगा, विश्व में पूरे दोस्तों वर्ल्ड में अंग्रेजी भाषा का प्रथम स्थान है और हिंदी भाषा का दूसरा और अन्य भाषाओं का तीसरा स्थान है। दोस्तों विश्व में अंग्रेजी भाषा का प्रथम स्थान इसलिए है क्योंकि अधिकांश ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी शब्द का प्रयोग ना होकर अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग अंग्रेजी भाषा को ही प्रथम श्रेय देंगे, लेकिन भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, भारत के लिए दोस्तों जो हमारा सांस्कृतिक और हमारा जो राष्ट्रीय भाषा होगा और हमारा जो राजकीय भाषा होगा वो दोस्तों हिंदी ही होगा। हमारा हिंदी ही हमारे भारत के लिए राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा है, राजकीय भाषा है और साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ कौन सी भाषा दोस्तों? वही राजकीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, आप लोग समझ पाए। आगे आप समझिएगा, देखिए भारत की भाषाएं नीचे क्या है दोस्तों? भारत की भाषाएं। इसमें कहा जा रहा है, आप लोग समझना, इसमें कहा जा रहा है भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर अनेक जाति व धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में कौन सी भाषा? तो दोस्तों मराठी, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती आदि। ठीक है, यानी कि जो राज्य की जो भाषा होती है वो भाषा बोली जाती है। कहाँ पर? तो दोस्तों हमारे भारत देश में। ठीक है, आगे है, यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों आप लोग, हमारे देश में बोली जाने वाली ऐसी 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान दी गई है। याद रखिएगा, हमारे देश में बोली जाने वाली 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, जिनमें से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं इस प्रकार है। दोस्तों हमारे देश में बोली जाने वाली ऐसी वो कौन सी 22 भाषाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहला है कौन दोस्तों? तो पहला है असमी, दूसरा बंगाली, तीसरा मलयालम, चौथा सिंधी, पांचवा उर्दू, छठा बोडो और सातवां है दोस्तों कन्नड़, आठवां है मणिपुरी, नौवां है तमिल, 10वां है उड़िया, 11वां है गुजराती, 12वां है नेपाली, 13वां है कश्मीरी, 14वां है तेलुगु और 15वां है पंजाबी, 16वां है कोंकणी, 17वां है डोगरी और 17वां है संथाली, 18वां है मराठी और 19वां है संस्कृत, 20वां है मैथिली और 21वां है हिंदी। दोस्तों मैंने हो सकता है एक छोड़ दिया होगा या फिर मैंने गलत गिना होगा। ठीक है, टोटल 22 को भाषा है, आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और दोस्तों एक पंक्ति में 3 गो भाषा है, 17 के 21 एक हाई वाला 22, टोटल 22 गो हो गया। ठीक है, 22 गो भाषा है। आगे बढ़ते हैं मातृभाषा में। मातृभाषा में कहा गया है, मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है मातृ यानी कि माँ, माँ भाषा अर्थात बोली जाने वाली भाषा। माँ द्वारा या परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? तो दोस्तों मातृभाषा कहलाती है। आप लोग याद रखिएगा, बच्चा जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है उसी परिवार में
बोली जाने वाली भाषा को वह सबसे पहले समझना वो बोलना सीखता है। यहाँ भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। दोस्तों, माता के द्वारा सिखाई गई जो भाषा होती है वही भाषा मातृभाषा कहलाती है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम मातृभाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे है राष्ट्रभाषा। दोस्तों, राष्ट्रभाषा में कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली हुई समझी जाती है। ऐसी भाषा जो देश में अधिकतम लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। देखिए, राष्ट्र कहने का मतलब हमारे भारत देश के हर एक राज्य में, यानी कि बहुत सारे राज्य में इस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। हमारे भारत देश के जब बहुत सारे राज्यों में दोस्तों किसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा ज़्यादातर मात्रा में, तो दोस्तों उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाएगा। हमारे भारत देश में दोस्तों हिंदी भाषा का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। हर एक राज्य में, मतलब बहुत सारे राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राजभाषा दोस्तों हिंदी भाषा को ही भारत देश में रखा गया है। तो आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो हिंदी भाषा होता है वो दोस्तों राज्य की भी भाषा है। ऐसा नहीं है कि राज्य की भाषा नहीं है। बिहार राज्य हो गया, या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, झारखंड राज्य हो गया, या दोस्तों जो महाराष्ट्र हो गया, बहुत सारे राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन दोस्तों इन राज्यों के अलावा ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर दोस्तों केवल हिंदी ही बोली जाती है। इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का मान्यता प्राप्त है और कई दोस्तों राज्य में केवल और केवल हिंदी ही बोली जाती है। इसलिए दोस्तों उस राज्य के लिए हिंदी भाषा को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। जैसे कि दोस्तों बिहार दोस्तों एक ऐसा राज्य है, झारखंड दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल और केवल हिंदी भाषा ही बोली जाती है। ठीक है, अगला है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा कौन है आप लोग यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, प्रादेशिक भाषा उसे कहा जाता है जो प्रदेश में बोली जाती है। प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। देखिए, कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, असम, गोवा, ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों प्रदेश हैं। इन सभी प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं को कौन सी भाषा कहेंगे? तो दोस्तों प्रादेशिक भाषा कहेंगे। ठीक है, आपने समझ लिया। अगला है राजभाषा। दोस्तों राजभाषा किसको बोलते हैं? जो भाषा राज्य में बोली जाती है उसी भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। ठीक है, राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। इससे तात्पर्य यह है कि सभी सरकारी कामकाज इसी भाषा में किए जाएं। दोस्तों हमारे क्षेत्र में जब सारे सरकारी कामकाज किए जाते हैं तो दोस्तों ये कामकाज हिंदी भाषा में किए जाते हैं, इसलिए हिंदी भाषा को राजभाषा बोलेंगे। ठीक है, जिस भाषा का प्रयोग हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में दोस्तों ज़्यादातर मात्रा में होगा उसी भाषा को राजभाषा कहेंगे। बस इतना समझ कर रखिएगा। ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, लेकिन याद रखिएगा सरकारी कामों के लिए आपको चाह कर भी दोस्तों उस भाषा को बोलना ही होगा। अगर आप नहीं भी चाहिएगा कि हम उस भाषा को ना बोलें तो दोस्तों आपको वह भाषा बोलना ही होगा। अगर आप उस भाषा को नहीं बोलते हैं तो दोस्तों लोग आपको देहाती समझेंगे, आपको बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे, या फिर आप दोस्तों बात भी सुन सकते हैं सरकारी कर्मचारी लोगों के द्वारा या फिर जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं उन लोगों के द्वारा। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये दोस्तों मेन पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कोई पूछेगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, यहाँ पर नोट पॉइंट है अखिल भारतीय राज्य स्तर पर। ठीक है, राज्य स्तर नहीं है, अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा भी है, क्योंकि हिंदी भाषा हमारे साथ जुड़ी रहती है। हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, भारत देश के हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र में हिंदी भाषा हमारे साथ जुड़ी रहती है। इसलिए दोस्तों हिंदी भाषा को संपर्क भाषा भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों
भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। दोस्तों अमेरिका के हर जगह ही अंग्रेजी बोली जाती है। अमेरिका के हर दोस्तों क्षेत्र में ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अमेरिका की राजभाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। अमेरिका के बहुत सारे दोस्तों स्टेट में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए अंग्रेजी भाषा को वहां पर राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत देश में अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों भाषाओं का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारे भारत देश में अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों भाषाओं को ही राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। अब है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों जो भाषा हमारे देश से बाहर भी बोली जाती है, ठीक है, जो भाषा हमारे देश से बाहर भी बोली जाती है उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। हिंदी एक ऐसा भाषा है जो हमारे देश से बाहर भी बोला जाता है। दोस्तों हिंदी नेपाल में भी बोला जाता है, हिंदी दोस्तों पाकिस्तान में भी बोला जाता है, और भी दोस्तों बहुत सारे सऊदी अरब हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का प्रयोग न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि हिंदी भाषा का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों हम लोग हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोलेंगे। जो भाषा अपने राज्य के अर्थात अपने देश के अलावे कई अन्य देश में भी प्रयुक्त किए जाते हैं, दोस्तों बोले जाते हैं, तो दोस्तों उसी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। जो भाषा विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है क्योंकि अंग्रेजी दोस्तों हर जगह बोली जाती है। अंग्रेजी दोस्तों भारत में भी बोला जाता है और भारत को छोड़कर हमारे इस विश्व के अन्य देशों में भी बोला जाता है। इसलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मान्यता प्राप्त है और हिंदी भाषा को भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मान्यता प्राप्त है, लेकिन ज़्यादातर हिंदी मात्रा को बिल्कुल भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का जो मान्यता है वो दोस्तों बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। एक होता है मानक भाषा, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताया है, उसे भी आप लोग जान लीजिएगा। दोस्तों मानक भाषा एक ऐसा भाषा है जिसका प्रयोग विश्व के सभी देश के लोग ही करते हैं, ठीक है। मानक भाषा एक ऐसा भाषा है, आप लोग दोस्तों परिभाषा में बोल सकते हैं जिस भाषा का प्रयोग विश्व के सभी लोग करते हैं, विश्व के अधिकांश लोग करते हैं, उस भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। आप चाह कर भी दोस्तों उस भाषा को, आप चाहते हैं कि हम उस भाषा का प्रयोग ना करें, हम उस भाषा को ना बोलें, हम उस भाषा को ना लिखें, लेकिन फिर भी आपको उस भाषा को बोलना पड़ सकता है। उस भाषा में ही दोस्तों आपको बात करना पड़ सकता है, तो उस भाषा को क्या बोलेंगे दोस्तों? उस भाषा को हम मानक भाषा बोलेंगे। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए मानक राशि का आपने नाम सुना होगा, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि जो लंबाई होता है, जो द्रव्यमान होता है, ये सब मानक राशियां हैं। मानक राशियां इसलिए हैं क्योंकि ये सभी राशियां हमारे भारत देश के अलावे अन्य देशों में भी प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों अन्य देश के लोग भी राशियों के मापन में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, और साथ ही दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला, पदार्थ के लिए, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, इन राशियों का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इन राशियों को क्या बोलेंगे? इन राशियों को मानक राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मानक राशि बोलेंगे। बल का ऐसी मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो दोस्तों बल का ऐसी मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन का प्रयोग ना केवल भारत देश में ही किया जाता है बल्कि दोस्तों दूसरे देशों में भी न्यूटन का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरे देश के गाड़ियों में भी एन ही लिखा रहता है जब गाड़ी बंद रहती है, तो ठीक है एन ही लिखा रहता है जिसका अर्थ होता है न्यूटन, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग समझ कर रखिएगा कि जो भाषा विश्व के अधिकांश लोगों द्वारा बोला जाएगा वही भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाएगा। दोस्तों अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी बोल सकते हैं और साथ ही मानक भाषा भी बोल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को भाषा से परिचित कराया है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को लिपि, बोली, साहित्य और भी दोस्तों उससे जुड़ा जो भी दोस्तों भाग होगा मैं उससे परिचित कराऊंगा।
तो अगर यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी है, इस वीडियो के माध्यम से आपने भाषा को अच्छे से समझा है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।